नाइन्थ। देखिए आज आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। व्हाट्स द क्वेश्चन इज सेइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। कुछ आपको बात कही गई है, कुछ क्वेश्चन की फॉर्म में आप स्टेटमेंट दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप देख सकते हैं फिफ्थ तक। तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो आपको अच्छे से पता है ट्रू माने होता है सही और फॉल्स माने होता है गलत। पहला देखते हैं, देखिए हम ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या एक ही लाइन पास हो सकती है एक पॉइंट से? नहीं भाई, एक पॉइंट दे दिया मैंने, ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी, तो कितनी भी लाइन, देयर आर सो मेनी लाइन विच कैन पास थ्रू एनी पॉइंट ऑन अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं। तो इसका देखिए आपका आंसर जो होगा ये नीचे दे रखा है फॉल्स। क्यों? इसका रीज़न ये है, इनफाइनाइट मैनी लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट डिफरेंट डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारी लाइन एक पॉइंट से पास हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये कह रखा है कि यहाँ पर बहुत सारी लाइन हैं जो पास होती हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से हो सकती हैं। अगर दो पॉइंट ले दूँ तो वहाँ से बहुत सारी लाइन पास हो जाएंगी क्या, दोनों को टच करते हुए। तो ये भी देखिए हमारा स्टेटमेंट इनके अकॉर्डिंग फॉल्स है, बिकॉज दो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास। अगर मैं एक पॉइंट ए बना दूँ, एक पॉइंट बी बना दूँ, तो देखिए आप एक ही लाइन पास कर सकते हैं। अगर जरा सी भी तिरछी लाइन एक और करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, इससे बाहर छू के नहीं जाएगी, दोनों लाइनों को टच करके नहीं जाएगी। हाँ, एक लाइन कर सकती है टच, बट दूसरी लाइन नहीं कर सकती, दूसरी साइड नहीं कर सकती। तो ये आंसर आपका फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, और हमने रीज़न आपको बता ही दिया। इट टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली इन बोथ साइड्स, ऑल दी साइड्स। यानी कि जो एक टर्मिनेटेड लाइन होती है वो क्या प्रोड्यूस हो सकती है इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड टू गिव लाइन। क्या उससे लाइन बन सकती है टर्मिनेटिंग लाइन से? ये है आपका टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली इन बोथ साइड। या कोई टर्मिनेटिंग लाइन इनफाइनाइट साइड, इनफाइनाइट दूरी तक जा सकती है, दोनों डायरेक्शन में। तो आपका क्वेश्चन भाई सही बात है, कोई भी लाइन कितनी भी चलती रहे, इसका मतलब क्या होता है, चलते रहती है, ख़त्म नहीं होती लाइन। ख़त्म क्या होता है, सेगमेंट होता है, जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, देखा होगा आपने ऐसे लिखा हुआ, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं गिवन होती। तो ये आपका स्टेटमेंट जो हो जाएगा ट्रू। A terminated line or line segment can produce indefinitely on both sides to give a line. If two circles are equal, their radii are equal. अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उसकी रेडियाई भी इक्वल होंगी। यस ऑफ कोर्स भाई, ये तो हमें पता ही है। अगर 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना रखा है और 3 सेंटीमीटर का एक और बना दिया, दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, तो दोनों क्या है, रेडियस सेम है। तो रेडियस को इन्होंने क्या दे रखा है, रेडियस। ध्यान रखना, रेडियस अगर डबल आई लगा होता है तो हमारा रेडियाई जो होता है किन्हीं दो या दो से ज़्यादा सर्कल की रेडियाई होती है, और अगर एक सर्कल के बारे में बात की होती है तो क्या कहलाती है उसकी, वो रेडियस कहलाती है। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि ट्रू टू सर्कल्स ऑफ इक्वल एरिया विल हैव द सेम रेडियस फ्रॉम रिलैक्सेशन एरिया। यानी कि एरिया ऑफ सर्कल होता है, देखिए दे रखा है इन्होंने, पाई स्क्वायर आप दे देंगे तो आपका स्टेटमेंट और अच्छा हो जाएगा आंसर देने का। नेक्स्ट पॉइंट, इन फिगर ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, ना बी इक्वल टू एक्स वाई। ए बी जो है पी क्यू एक्स वाई क्या है, ए बी के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन में क्या रखा है कि सही है गलत है। तो ये देखिए सही है, जब ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, तो इस सब तीनों क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम द एक्स वन टू थिंग्स आर सेपरेटली इक्वल टू थर्ड थिंग्स दे आर इक्वल टू ईच अदर। यानी दो चीज़ें तीसरी चीज़ के इक्वल दिखा रहे हैं और तीसरी चीज़ पहली चीज़ के इक्वल दिखा रहे हैं, तो सभी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे कि 1 इक्वल टू 2 है और 2 इक्वल टू 3 है, तो आप क्या बताएंगे कि 1 भी 2 के बराबर है और 2 भी 3 के बराबर है। इसका मतलब 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 तीनों बराबर है। समझ आई नहीं है? तो इसी तरीके से अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हमने डेफिनेशन बतानी है बस। पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर, ये आपको पता है ऑलरेडी। पैरेलल लाइंस देखिए क्या होती हैं, टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन होती हैं जिनका कोई पॉइंट नहीं होता।
इन कॉमन आर सेड टू बी पैरेलल लाइन। ये आप पढ़ लेंगे नीचे, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? इफ वन अमंग टू पैरेलल लाइंस इज टर्न्ड बाय 90 डिग्री, यानी कि अगर कोई पैरेलल लाइन मान लो पहले ऐसी है और इसको टर्न कर लिया, ऐसे घुमा दिया ये वाली लाइन को इस तरीके से, यानी कि इसको सीधा खड़ा कर दिया इसके ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर, तो कैसे आ जाएगी? देखिए ये ऐसे दिखाई देगी। तो ये जो पॉइंट बनेगा, डिग्री जो बनेगा, 90 डिग्री जो बनेगा, वो बनेगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन बनेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, थोड़ा पढ़ लेंगे नीचे से। लाइन सेगमेंट आपको मैंने बता दिया था सबसे पहले कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। जिस लाइन की दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, जिसके कोई भी डायरेक्शन नहीं होते हैं, जो वो लाइन वहीं पर कहलाती है। तो टू एंड पॉइंट्स इज अ लाइन सेगमेंट। जिस लाइन के दो एंड पॉइंट है वो आपका लाइन सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। सेगमेंट भी लाइन सेगमेंट होती है, ये लाइन का ही टुकड़ा होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन मैंने बताई, ऐसे एक डायरेक्शन होती है तो क्या होता है? रे। दो डायरेक्शन होती हैं तो लाइन कहलाती है, और कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं हो, दो एंडिंग पॉइंट दे रखे हो ये भी, तो वो क्या कहलाएगी? लाइन सेगमेंट। ये आपके टाइप्स हो गए। रेडियस ऑफ सर्कल आपको ऊपर बताया मैंने क्वेश्चन पे, द लाइन सेगमेंट विच वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी कि एक एंड पॉइंट सर्कल के सेंटर के होगा और एक पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? रेडियस। सेंटर में भी डिजाइन एज्यूम इनसाइड पॉइंट ऑफ द सर्कल विच इज द सेम डिस्टेंस ऑल द पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। जैसे कि हम इन्होंने दे रखा है, दो चीज़ें दे रखी थी, इंटीरियर ऑफ द सर्कल और ऑन द सर्कल। तो आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे। अगर हम बॉल को देखें 3D शेप में, तो 3D शेप के लिए उन्होंने क्या यूज़ करा? ऑन द सर्कल। 3D शेप भी सर्कल की तरह है, और बॉल के ऊपर ही देखेंगे, अंदर जाके तो देखेंगे नहीं बॉल के, वो फूट जाएगी वरना बेकार हो जाएगी, इट कैन बी डैमेज, यूजलेस हो जाएगी। तो बॉल को आपने देखा होगा उंगली पे नचाते हैं कुछ लोग, घुमाते हैं, तो वो जहाँ पर उंगली पे घूम रही होती है वो बॉल, ये मान लीजिए यहाँ पे उंगली पे नचा रहा है कोई व्यक्ति, तो ये जो उंगली पे घूम रही होती है वो उसका क्या कहलाता है? उसका एक क्या कहलाता है? सेंटर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। और अगर हम इसको 2D फिगर में लें, इसको बना के दिखाएं, तो क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से रेडियस ऑफ द सर्कल ही सेंटर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। पिटाई कर दूंगा, पिटाई, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर होता है हमारा जिसकी चार साइडें बराबर होती हैं, मतलब द फिगर विच हैव इट्स फोर साइड इक्वल, यानी कि ए और एरिया ऑफ द स्क्वायर मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, साइड इंटू साइड होता है या साइड स्क्वायर होता है, और इसका पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है, 4s, तो कुछ भी कह लीजिए। तो आपको स्क्वायर समझाना था तो मैंने स्क्वायर समझा दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी, और जिसकी चार साइडें बराबर होती हैं और उसके एंगल जितने भी होते हैं सब राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, दैट फिगर इज कॉल्ड स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, कंसिडर टू पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट माने होता है स्टूडेंट्स कमियां, मतलब कमियां जो होती हैं, किसी की कमियां। आपके पॉस्टुलेट क्या है? कमियां। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखे हैं ए बी, वहाँ पे तीसरा पॉइंट अचानक से आ गया, विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी, तो इसका रीज़न बताना है। तो देखिए इसके पॉस्टुलेट क्या है? इन बिटवीन ए एंड बी रिमेन्स एन अनडिफाइंड टर्म विच अपील्स टू अवर ज्योमेट्रिक इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर ए बी के बीच में कोई भी तीसरी अनडिफाइंड टर्म आ जाता है, पॉइंट कहीं भी आ जाता है, तो वो हमारी ज्योमेट्रिक इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा? पॉस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। वो पॉस्टुलेट क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, उनको हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, उनको हम इक्वल नहीं दिखा सकते, कुछ उनमें रिलेशन नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो पॉइंट जो आया है थर्ड वाला वो अलग से आया है। बोथ ऑफ दीज पॉस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो इक्विलिड्स पॉस्टुलेट, और ये पॉस्टुलेट दोनों इक्विलिड्स के पॉस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इक्विलिड्स पॉस्टुलेट पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इसी तरीके से पहला पॉइंट का आंसर ये दे रखा है। देखिए लेट, हमने माना ए बी कोई पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन बना रखी, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट क्रॉसिंग दिस लाइन, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं कि क्रॉस करने के बाद लाइन कितनी क्रॉस कर जाके कर सकती है। एनी एक्सेप्ट द टू एंड पॉइंट, देखिए हमने कोई भी दो एंड पॉइंट एक्सेप्ट करे, जैसे कि ए और बी, पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो ये एक तरीके से हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन पार्ट ये दे रखा था, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो यहाँ पे क्या 3 पॉइंट्स एग्जिस्ट हो सकते हैं? तो आपको बना के दिखाते हैं वो 3 पॉइंट्स।
इफ देयर ओनली 2 पॉइंट्स दे कैन ऑलवेज बी कनेक्ट बाय स्ट्रेट लाइन। अगर 2 पॉइंट होते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे कनेक्ट होगी। देख लेना था, कहीं भी आप दो पॉइंट बनाएंगे हमेशा स्ट्रेट लाइन कनेक्ट होगी। और जहाँ 3 पॉइंट बन जाएंगे, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोस्टुलेट, पोस्टुलेट ने ये बताया था कि अगर जहाँ भी 2 पॉइंट कहीं भी हो, ऊपर हो नीचे हो, कहीं भी हो, तिरछे हो, आड़े हो, कैसे भी हो, तो वो जो लाइन बनेगी उनसे मीट होके हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखना है, ये हमारा इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम ने कहा था, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोस्टुलेट therefore there have not been least 3 point, one of them not fall on the straight line between the other two। वही चीज़ मैंने मतलब बताया कि 2 पॉइंट तो हमसे स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, अगर 3 पॉइंट आ जाए तो उसके स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती। जैसे कि कैसे होगी लाइन। फोर्थ क्वेश्चन, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी आ गया, इस तरीके से आए, कैसे आए कि ए बी इक्वल टू क्या, ए सी इक्वल टू क्या कर दे, बी सी कर दे, यानी कि इस तरीके से मिड पॉइंट बन जाए। तो इससे क्या दिखा रहा है, सी जब मिड पॉइंट होगा, ए बी का बीच का पॉइंट होगा, तभी वो दोनों को इक्वल करेगा आधे आधे पार्ट को। प्रूफ क्या करना है, ए सी जो है हाफ ऑफ क्या है, ए बी, इस पूरे का। तो कर सकते हैं, देखिए हम ए सी इक्वल टू सी बी ले लिया हमने, ये देखिए लाइन दे रखी है इन्होंने जैसे हमने अभी बनाई, सी मिड पॉइंट ले लिया, ए सी इक्वल टू सी बी कह रहा है, ए सी प्लस ए सी इक्वल टू, अगर हमें ए सी इक्वल टू सी बी है तो ए सी की जगह बी, सी बी की जगह में ए सी लिख सकता हूँ जब भी दोनों बराबर हैं। तो देखिए लिख दिया इन्होंने, ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी इक्वल्स आर इक्वल्स, मतलब इस तरीके से। तो बी सी प्लस ए सी इक्वल टू कॉन्साइड विथ ए बी, तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉर्म है। बट इसके बाद जो आएगा देखिए, ये आया 2ac हो जाएगा, ये इक्वल टू बी सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी क्या बन गया, ये पूरा ए बी बन गया। और जब ए सी अकेला छोड़ूंगा 2 कहाँ चले जाएगा, ए बी के डिवाइड में चले जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। इन क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ऊपर जो दे रखा था, सी पॉइंट इज कॉल्ड मिड पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। देखो आपको, ऑफ लाइन ए बी सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो ये बताना है कि हर एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट है। ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हमने प्रूव कर रखा है, उसी चीज़ को, ऊपर वाली चीज़ को हमने ले लिया, क्योंकि वो क्वेश्चन जो रखा है 5th 4th के हिसाब से कह रहा है। ठीक है, ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब देखिए, हमने 2 पॉइंट्स मिड पॉइंट्स माने थे, एक तो सी माना था और एक डी माना था। तो ए डी भी हाफ ऑफ ए बी होगा, क्यों, क्योंकि सी और डी हमने 2 मिड पॉइंट मान रखे हैं। तो सी भी डी के बराबर है, इसका मतलब सी भी बीच में ही है। पहले हमने सी लिया तो ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी आ गया, उसकी जगह डी लिया तो क्या ले गया, हाफ ऑफ ए बी आ गया। ए सी इक्वल टू ए डी फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा। जब ये एल एच आर एच एस प्रूफ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ए डी ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, बट दिस इज ओनली डी कोइंसाइड्स विद सी, जो क्यों, क्योंकि डी जो पॉइंट था सी के पास में ही था, बिल्कुल चिपटा हुआ, वो मिड पॉइंट था सी, जैसे डी मिड पॉइंट था वैसे सी मिड पॉइंट था। Therefore C is the unique midpoint, यानी कि C एक यूनिक मिड पॉइंट है, एक ही मिड पॉइंट है एक लाइन का। तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सी, वो 6th क्वेश्चन, ए सी इक्वल टू बी डी, जिसमें कि क्या रखा है, एक लाइन दे रखी है, देखिए ए सी इक्वल टू बी डी कह रखा है और ए बी इक्वल टू सी डी कह रखा है। ये प्रूव करना है हमें, ए बी इक्वल टू सी डी, मगर गिवन क्या है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ देखनी पड़ती है। तो अब देखिए, गिवन डाटा हमने ये लिख दिया, प्रूफ करने के लिए जो कह रखा था वो निकाल दिया। अब देखिए मेन ये है, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होगा, यानी कि ए सी जो होगा ए बी प्लस बी सी होगा। ऑब्वियसली देख सकते हैं आप, अगर ए सी में पूरा निकालता हूँ तो इसका आधा प्लस आधा ये हो जाएगा ए सी बराबर। बी डी क्या होगा, पूरा बी सी प्लस सी डी होगा, देख सकते हैं आप। अब ए सी इक्वल टू क्या हो गया, बी डी, यानी कि ए सी इक्वल टू क्या हो गया, फिर बी डी गिवन हमें दे रखा था ऊपर क्वेश्चन में। इसको देखते हुए जब ए सी बी डी के बराबर है तो ए बी प्लस बी सी, यानी कि दिस वन इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, आर एच एस बराबर, क्योंकि ए सी इक्वल टू बी डी ऑलरेडी ऊपर इक्वल दे रखा है। जब दोनों इक्वल हैं तो एल एच एस इक्वल होते हैं, तो आर एच एस अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो इधर वाली साइड हमारी क्या हो गई, ये दिस वन साइड ये क्या हो गई, इक्वल हो गई दोनों। जब ये ए सी इक्वल टू बी डी है दोनों इधर के, तो ये भी इक्वल होंगे दोनों। हमने वही चीज़ यहाँ दिखा दी, और इसी कारण हमारा देखिए ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी
और बी सी प्लस सी डी कितना हो जाएगा, बी डी सी डी हो जाएगा, ठीक है, बी सी प्लस सी डी, ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये देखिए ऐसे नहीं हुआ, देखिए हम बताएं आपको, बी सी से क्या हो गया, बी सी कट गया, यहाँ पर देखिए ये देखो बी सी से बी सी भी प्लस का, इधर भी प्लस का, इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एक प्लस का बी सी एक माइनस का बी सी, तो क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। और हमारा बचा क्या आंसर, ए बी और सी डी, तो ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव कर दिया, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वाई इज एक्सियोम यानी कि थ्योरम 5 लिस्ट एक्सक्लूड्स एक्सियोम कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ, कि जो एक्सियोम 5 है एक्लूड्स ने जो दी है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना जाता है, कि सब जगह समान क्यों माना जाता है, उसकी बात क्यों मानी जाती है। तो देखिए होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, जो होल जो होता है एक्लूड्स ने बताया था कि पूरी चीज़ जो होती है वो उसके हिस्से से, किसी चीज़ का हम जिस चीज़ का हिस्सा निकालते हैं वो बड़ी होती है, कोई सही बात है। अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं और पिज़्ज़े का एक पीस निकाल रहे हैं तो पिज़्ज़ा क्या हो गया, होल हो गया, और जो हम पार्ट निकाल रहे हैं तो उसका वो पार्ट हो गया। तो ऑलवेज होल जो होगा यानी पिज़्ज़ा जो होगा वो अपने पार्ट से बड़ा होगा। तो यही चीज़ ने कही थी, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज इंक्लूड्स पार्ट्स इंक्लूड द होल एंड देयरफॉर कैन नेवर बी, कभी भी क्या कहते हैं, किसी चीज़ का ही पार्ट्स बड़ा नहीं हो सकता उससे, होल से, ठीक है, ग्रेटर देन होल मैग्नीट्यूड।